अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक देहाती लड़की की है कि किस तरह वो एक लड़के के प्यार में गिरफ्तार होती है और कैसे वो बेधड़क दिन में ही उसको मिलती है। फिर उसका अंजाम क्या होता है, ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव की जिंदगी अगर सादा है तो इसमें इज्जत और शराफत के साथ जिंदगी गुजारने के असूल भी बड़े सख्त हैं। जो कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, इसमें मेरे भाई की कोई गलती ना होते हुए भी उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हमारे पड़ोसी की बीवी का नाम तो सोबिया था, लेकिन उसको सोबी कहते थे। मासी सोबी बड़ी तुंद मिजाज औरत थी। किसी से खार खा जाती तो झाड़ के कानों की तरह पीछे पड़ जाती थी। उसकी जुबान गंदी और गज भर लंबी थी। गर्ज सारा गांव उससे पनाह मांगता था। हबीब मेरा इकलौता भाई था। उन दिनों उसकी उम्र 18 बरस थी। उसने गांव के स्कूल से 8 जमातें पास कर लीं तो बेकार फिरने लगा। वालिद साहब ने अम्मी से कहा कि सलीम की पढ़ाई का सिलसिला तो ख़त्म हुआ, इसको समझाओ कि रोज़मर्रा के कामों में मेरा हाथ बटाया करे। उनका मतलब था कि सलीम अपने माल मवेशी रोज़ाना चराने ले जाए, जबकि मेरे भाई को ये मंजूर ना था। 8 जमातें पढ़कर वो खुद को जाने क्या समझने लगा था कि माल मवेशी को चराने ले जाना अपनी तौहीन गर्दानता था। कुछ अरसा वालिद साहब उसे खेती बाड़ी के कामों की तरफ राग़िब करते रहे। जब सलीम ने ऐसे किसी काम में दिलचस्पी ना ली जिससे उसके उजले कपड़ों पर मट्टी लग जाए, तो अब्बू ने एक दोस्त से कहकर उसे प्लम्बरी का काम सीखने पर लगा दिया। सलीम 6 माह तक ये काम सीखने शहर जाता रहा। इस दौरान उसके उस्ताद ने अब्बू से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं हबीब को दुबई भिजवा सकता हूँ, ज़रा काम में महारत दरकार होगी। 1 साल इसे मेरे पास रहने दो, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्लम्बर बन जाएगा। सलीम 6 दिन शहर में अपने उस्ताद के डेरे पर होता। सिर्फ जुमे की छुट्टी करके वो गाँव आ जाता था। इस रोज़ भी जुमा था। अब्बू नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। सलीम को तलकीन की कि तुम जल्द कपड़े वगैरह तब्दील करके मस्जिद आ जाओ। सलीम ने नहा धोकर उजले कपड़े पहन लिए और जुमा की नमाज में शामिल होने के लिए घर से निकल गया। मस्जिद वाले रास्ते में मासी सोबी का मकान था। जो ही भाई उधर से गुजरा, मासी की बेटी को देखा। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी झांक रही थी। सबूर की उम्र 16 बरस थी और वो अच्छी शक्लो सूरत की दोशीज़ा थी। उसने भी गांव के स्कूल से 4 जमातें पढ़ी थीं। कभी वो सलीम की हम जमात रही थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे कि बचपन साथ गुजरा था। बचपन की शनासाई की वजह से वो दौड़कर मेरे भाई की तरफ आई और उससे हम कलाम हो गई। पूछने लगी, सलीम अब तुम कैसे हो और कहाँ होते हो? उसने जवाब दिया, मैं जहाँ भी होता हूँ, तुमसे क्या सरोकार, तुम घर के अंदर जाओ। अगर तुम्हारी माँ या किसी रिश्तेदार ने तुमको बातें करते देख लिया तो वो बुरा मनाएंगे। क्यों बुरा मनाएंगे? क्या हमने किसी की चोरी की है? तुमको कसम है, सच बताओ कि तुम कहाँ होते हो। मैं शहर में काम सीख रहा हूँ। इसके बाद क्या वापस गांव आ जाओगे? नहीं, दुबई चला जाऊंगा। दुबई गांव वालों के लिए बड़े एजाज की अलामत था। गांव से अक्सर बेरोजगार लोग दुबई या फिर सऊदी अरेबिया जाते थे। वो वहाँ मेहनत मजदूरी करते, लेकिन जब लौटते अपने घर वालों के लिए अनवाओ इकसाम के तोहफे लाते और वहाँ की कमाई से अपने माली हालात सुधारने में कामयाब हो जाते थे। सबूर का आइडियल भी एक ऐसा ही नौजवान था जो दुबई या सऊदी अरेबिया में काम करता हो और रियालों में तनख्वाह लेता हो, और जब वो वापस आए तो उसका सूटकेस तोहफों से भरा हो। उसने फौरन सलीम को अपना आइडियल बना लिया, जो मुस्तकबिल में दुबई को परवाज करने वाला था। अब बहाने बहाने से ये लड़की हमारे घर के चक्कर लगाने लगी। ख़ास तौर पर जुमे के दिन जब सलीम शहर से आया होता, मैं उसकी बेताबी समझ चुकी थी, लेकिन उसे बेआस नहीं करती थी। वो जब आती मैं प्यार से बात करती और उसकी खातिर मदारत कभी शरबत कभी मीठे चावलों से करती। वो मुझसे बहुत खुश होकर मिलती थी, गरचे सारी तवज्जो उसकी सलीम की तरफ रहती थी। मगर मेरा भाई लिहाज वाला था। वो शरीफ तेबा था। गांव की लड़कियों से दूर दूर रहता। कोई खुद बात करती तो बस सलाम दुआ की हद तक कलाम करके चला जाता। ये बात सबको पता थी कि सलीम ऐसा नहीं है, लेकिन जब से सबूर हमारे घर के चक्कर लगाने लगी थी, उसकी माँ को शक हो गया। जरूर उसकी बेटी का सलीम से कुछ मामला है,
क्योंकि हर जुमे को सलीम जब नमाज पढ़ने निकलता तो सबूर अपने दरवाजे पर खड़ी मिलती और उससे बात करने की कोशिश करती। वो इखलाक के मारे उसके एक आध सवाल का जवाब दे देता और आगे बढ़ जाता। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। जब मेरा भाई मासी सोबी के घर के सामने से गुजर रहा था तो वो मुंतजिर लड़की दौड़कर उसकी जानिब आई। आज उसके हाथ में गुलाब का फूल था जो उसने क्यारी से तोड़ा था। वो उसने आनन फानन सलीम के हाथ में थमाकर कहा, लो इसे सूंघो, कितनी प्यारी खुशबू है। अभी ये बात हुई थी कि सामने से सोबी मासी के भाई और शौहर नमूदार हुए। उन्होंने जो अपनी बेटी के करीब सलीम को देखा तो गजबनाक होकर उसे ललकारा, ओए लड़के, तू यहां हमारे घर के सामने क्यों खड़ा है? उनकी ललकार सुनकर सलीम डर गया और जो फूल सबूर ने उसे दिया था वो उसने जमीन पर फेंक दिया और खुद दौड़ता हुआ घर को लौट आया। उन मर्दों ने जमीन से फूल उठा लिया और लड़की से सवाल किया कि ये फूल सलीम ने तुम्हें दिया था? वो बोली, हाँ, वो देना चाहता था, लेकिन आप लोगों की आवाज सुनकर उसने फूल फेंक दिया और वो भाग गया। लड़की ने अपना किया मेरे भाई पर डाल दिया। इस तरह उसने अपनी जान बचा ली, मगर ये अनपढ़ गंवार लोग मेरे भाई के पीछे पड़ गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि सलीम अगर उनको नजर आया तो वो उसको गोली मार देंगे। उन्होंने मेरे वालिद साहब को भी बुलाकर धमकियां दी कि अपने बेटे की शक्ल यहां से गुम करो, वरना तुम्हारी हमारी दुश्मनी नस्लों तक चलेगी। वालिद साहब घबरा गए। सलीम उनका इकलौता बेटा था, वो किसी सूरत उसे खोना ना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने उस्ताद ही से बात की। उसने कहा, आप फिक्र ना करें, इसने काफ़ी काम सीख लिया है, मैं इसको अपने दोस्त के पास दुबई भिजवा देता हूँ। सलीम दुबई चला गया। मैं अपने भाई के लिए उदास रहने लगी। अम्मी भी रात दिन उसकी खैर आफियत की दुआएं करती थीं कि खुदा करे मेरा बेटा परदेश में खैरियत से हो। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि 3 साल गुजर गए। सलीम ने दुबई में अच्छा खासा कमा लिया। वो हर माह अम्मी अब्बू को पैसे भिजवाता रहा। इस रकम से वालिद साहब ने अपना कच्चा मकान पक्का करवा लिया और हमारे माली हालात बहुत बेहतर हो गए। अम्मी का ख्याल था जब मेरा बेटा लौटेगा तो उसका सेहरा सजाने का एहतमाम करूंगी। इस गरज से उन्होंने अपनी बहन खाला शाजिया से बात कर ली थी, जिनकी बेटी से अम्मी सलीम की शादी करना चाहती थी। इंतजार की घड़ियां तवील सही पर ख़त्म हो जाती हैं। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन के हम सब मुंतजिर थे। सलीम का दुबई से फ़ोन आया कि वो फलां दिन घर पहुंच रहा है। अम्मी खुशी से निहाल थीं। मैं भी फूली ना समाती थी कि इतने अरसे बाद मेरा भाई मालदार होकर लौट रहा है। हम गरीबों के लिए ज़िंदगी की थोड़ी सी आसाइशें ही मालदार होने का एहसास बख्श देती हैं। सलीम के लौट आने की खुशी में वालदा ने मीठे चावल बनाकर मस्जिद में तकसीम कराए और पास पड़ोस में भी भिजवाए। मेरे वालदैन ने समझा कि गुलाब के फूल वाला किस्सा पुराना हो चुका है, लिहाजा उन्होंने मासी सोबी के यहाँ भी मीठे चावलों की प्लेट भिजवा दी। उन्होंने चावल ले लिए और शाम को मासी खुद बर्तन लौटाने आई। मुबारकबाद भी दी कि सलीम खैर से लौट आया था। जब सबूर को खबर हुई कि मेरा भाई आ चुका है तो वो किसी तरह उसके दीदार को तड़पने लगी। किसी बहाने से हमारे घर आ गई। तब मैं उसकी जुर्रत पर हैरान हुई। मैंने कहा, तुमको नहीं आना चाहिए था। क्या तुम चाहती हो कि जो दुश्मनी मर्दों में तुम्हारी वजह से होते होते रह गई थी वो किस्सा दोबारा जवान हो जाए? खुदारा, अब तुम हमारे घर से दूर रहो, तुम्हारी वजह से खून खराबा ना हो जाए। उसने मेरी बात का बुरा माना। बोली, ठीक है, आज आई हूं, दोबारा ना आऊंगी। हाँ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अपने इकलौते भाई के पीछे बंदूक और गोली का कोई वाकया नमूदार होते नहीं देखना चाहती। सलीम घर पर नहीं था। वो मुंह बसोर कर चली गई। उसके जहन से मेरे भाई का ख्याल चिपक गया था। शायद उसे अपने दिल पर काबू ना था। वो फिर से पहले की तरह सलीम की मुंतजिर रहने लगी थी। बार बार अपने दरवाजे से झांकती, शायद वो इधर से गुजरते हुए नजर आ जाए। जब कोई किसी की इतनी ज्यादा जुस्तजू करता है तो उसकी तमन्ना बर आती है। एक रोज मगरिब के वक्त सलीम अपने किसी दोस्त से मिलकर घर आ रहा था। जो ही वो मासी सोबी के घर के आगे से गुजरा, उस वक्त सबूर छलावे की तरह दरवाजे से बाहर आ गई। जाने वो कब से मुंतजिर खड़ी थी या फिर ये इत्तफाक था। बहरहाल उसने सलीम को देखा तो बेइख्तियार उसे पुकार लिया। सलीम ना रुका, लेकिन मासी सोबी ने बेटी की आवाज सुन ली और वो घर से निकलकर दरवाजे से बाहर आ गई। सलीम आगे बढ़ गया था, लेकिन बेकरार बेटी उसके हाथ आ गई।
मासी सोबी ने जूता उतारकर लड़की को मारना शुरू किया। उसे मारती हुई अंदर ले गई। बोली, बदबख्त, किस किस की मौत को आवाज देना चाहती है? खुद तो तू मरेगी ही। उस रोज पानी लगाने की बारी सबूर के बाप और भाई की थी। ये दोनों घर से काफी दूर अपने जिमीदार के खेतों को सैराब करने गए हुए थे। उन्होंने 3 रोज बाद घर लौटना था। सबूर के लिए ये बेखौफी और आजादी के दिन थे, लेकिन मां ने उसकी एक न चलने दी और उसको कमरे में बंद कर दिया। बदकिस्मती से जिस कमरे में वो बंद थी उसकी दीवार में एक खिड़की भी थी जो उनके घर के अकबी तरफ खुलती थी। उस तरफ मैदान था जहां गांव के लड़के कभी कबड्डी और क्रिकेट खेलते थे। उस रोज उनका क्रिकेट मैच था। 2 लड़के हमारे दरवाजे पर आए और मेरे भाई को खास तौर पर अपना मैच देखने के लिए मदऊ कर गए। वो पुराने दोस्तों के इसरार की वजह से मैच देखने चला गया। मैच खत्म हो गया और लड़के मैदान से चले गए तो सलीम भी घर की तरफ आने लगा। तभी उसको किसी ने आवाज दी, सलीम, सलीम, इधर देखो, इस तरफ आ जाओ। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। सामने खिड़की का पट थोड़ा सा खुला था और सबूर उसमें से झांक रही थी। भाई ठिठक कर ठहर गया। अभी तक उसकी समझ में न आ सका था कि कौन उसको पुकार रहा है। तभी वो लड़की खिड़की के अंदर की जंजीर खोलने में कामयाब हो गई और आनन फानन कूदकर बाहर निकल आई। मासी सोबी अपने कमरे में सो रही थी। वो शुगर की मरीज थी और काफी मोटी थी। थोड़ा सा काम काज करके थक जाती थी। वो तो घर को ताला लगाकर इत्मीनान से सोई थी कि अब बेटी बाहर ना जा सकेगी। मगर पागल सबूर मेरे भाई की मोहब्बत में आकबत न अंदेश हो चुकी थी। उसने कुछ ना सोचा, दौड़कर सलीम की तरफ आ गई। उसको यूं यकायक सामने देखकर वो घबरा गया। उसने कहा, वापस घर लौट जाओ, इससे पहले कि कोई तुमको यहां मेरे साथ मैदान में देख ले। अब्बा और भाई खेतों में पानी लगाने गए हैं, किसका डर है? मां सो चुकी है। तुम 2 घड़ी बात कर लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा तुमको। खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूं। एक लम्हे को बात सुन लो। 3 सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सलीम को उस लड़की से मोहब्बत न थी, मगर उसके वालेहाना अंदाज की वजह से वो मजीद घबरा गया कि कहीं पागलपन में ये कोई गलत कदम ना उठा ले और उसको बड़ी मुसीबत में डाल दे। मैं तुमसे किसी महफूज जगह पर मिलूंगा, लेकिन अब तुम जाओ खुदा के लिए। ये खुला मैदान है, पास पड़ोस वालों में से किसी ने देख लिया तो बेपरका कौवा बन जाएगा और तुम्हारे रिश्तेदार कुल्हाड़ियां लेकर मेरे सर पर पहुंच जाएंगे। जिस बात का डर ज्यादा हो वो हो भी जाती है। जब सलीम ये बात कह रहा था उसी वक्त मासी सोबी के एक पड़ोसन उधर आ निकली। वो उस तरफ अपनी बकरी की तलाश करती आ गई थी। उसने जवान को बात करते देखा तो शशदर रह गई। लड़की, तुम दिन दिहाड़े इसके साथ इश्क माशूकी में मशगूल हो। तुमको अपने भाई और बाप की इज्जत का भी पास नहीं है। ठहरो, मैं अभी जाकर बताती हूं तुम्हारी मां को। पहले भी यह किस्सा सारे गांव में मशहूर हुआ था और अब फिर तुम लोग इस रास्ते पर चल रहे हो। जानती हो इस मोहब्बत का अंजाम? वो औरत अपनी गुमशुदा बकरी भुलाकर एक नए काम में मशगूल हो गई। सलीम परेशान हाल घर आ गया। उसने मिन्नत भी की कि खाला खुदा के लिए किसी से जिक्र न करना। मैंने सबूर को नहीं बुलाया, यह खुद आई थी, लेकिन वो पेट की हल्की थी। उसने सारी बस्ती में यह बात फैला दी कि सलीम सबूर को दिन दहाड़े भगाकर ले जा रहा था। वो तो मैं सर पर पहुंच गई, वरना आज ये दोनों बस्ती से गायब हो चुके थे। मासी सोबी के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जानती थी ये खबर उसके शौहर और बेटों को जरूर मिलेगी। इसके बाद का मंजर वो तसव्वुर न कर सकती थी। तभी आने वाली क़यामत से बचने के लिए वो हमारे घर आई और सलीम को एक तरफ कोने में ले जाकर बोली, आज रात इशा के बाद मेरे घर आना, तुमसे एक बात करनी है। सलीम पागल ना था कि इस चलतरबाज के झांसे में आ जाता। उसने आफियत इसी में जानी कि वो उसी वक्त अपने मामू से मिलने के बहाने साथ वाले गांव चला गया। मासी सोबी ने घर के दरवाजे पर चारपाई बिछा ली। अब वो इस इंतजार में थी कि कब सलीम उधर से गुजरे और वो उसके लत्ते ले। एक दिन मामू के घर रहकर वो रात को देर से घर लौट रहा था कि कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। वो उनसे बचने को तेज तेज चला तो वो भी उसके पीछे लग गए। तभी बौखलाकर वो रास्ते के बीच पड़ी मासी सोबी के चारपाई से टकरा गया। मासी शायद उस वक्त खुनूदगी के आलम में थी। अचानक चारपाई को धक्का लगा तो बौखलाकर चीख मारी और सलीम का गिरेबान पकड़ लिया। वो बेचारा खुद को छुड़ाते हुए चारपाई पर जा गिरा। मासी सोबी ने ऐसा हंगामा किया
कि साथ वाले घरों से मर्द निकल आए। सभी ने यक जुबान होकर पूछा, क्या हुआ? उसने फरियाद की कि इस सलीम को हवाला पुलिस करो, शायद कि इसने मेरी बेटी से चोरी छुपे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया होगा। तभी ये मेरी चारपाई से टकरा गया और मुझ पर गिर गया। सलीम ने लाख कहा कि उसको कुत्तों ने बौखला दिया था, अंधेरे में चारपाई दिखाई ना दी, तभी टकरा गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाज तो पड़ोसियों ने भी सुन ली थी। तभी उनमें से एक ने कहा, सलीम से तो हम निमट लेते हैं, तुम ये बताओ कि रात के वक्त तुमने क्यों दरवाजे से बाहर चारपाई बिछा रखी थी? घर से बाहर निकलकर सोने का क्या मतलब था? मैं अपने घर की हिफाजत और निगरानी कर रही थी। शौहर और बेटे घर पर ना हो और हालात मशकूक हो जाएं तो क्या करना चाहिए? आप खुद सोचें, घर में अकेली जवान बेटी है और सलीम ने जैसे मेरा घर ताक रखा था। एक पड़ोसी सियाना था, उसने औरत को समझाया कि तुम गलत तरीके पर चल रही हो, ये गुजरगाह है, इधर किसी औरत का चारपाई डालकर सोना बुरी बात है। बेशक दरवाजा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन हमको एतराज है, तुम आइंदा यहां मत सोना। बात बढ़ाने की बजाय उन लोगों ने सलीम को कहा कि तुम आइंदा इशा के बाद इधर से मत गुजरना, वरना हम तुमको मुजरम समझ लेंगे। और फिर जानते हो इस लापरवाही का अंजाम? मेरा भाई बेचारा जान बचाकर भागा कि वो सख्त मुश्किल में घिर गया था। बिना किसी कसूर के एक बड़ी सजा उसके लिए तैयार थी। लोग अंजाम से बेपरवाह बस चस्के में अक्सर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं जो किसी शख्स को मौत की वादी की तरफ भी ले जाती है। कुछ ऐसा ही मामला होने वाला था, क्योंकि जब मासी सोबी के बेटे और शौहर घर लौटे तो कुछ बदखाहों ने बेपरखी उड़ा दी। मामला उनकी समझ में ना आ रहा था। पड़ोसी फसाद के खौफ से चुप थे, क्योंकि उन्होंने सलीम को किसी लड़की से बात करते ना देखा। अलबत्ता मासी सोबी और चारपाई वाला मामला सबको मालूम हो गया। मासी के शौहर ने बाज पुरस की तो उसने सच बात बता दी कि घर की हिफाजत के ख्याल से चारपाई बाहर बिछाई थी। सलीम को रात के अंधेरे में दिखाई न दी, वो ठोकर खाकर औंधे मुंह चारपाई पर गिर गया तो मैंने डर कर शोर मचा दिया। शौहर ने आंखें निकालकर कहा, सलीम इतनी रात गए इधर क्यों आया था? वो घर से इधर नहीं आया था, बल्कि मामू के गांव से घर जा रहा था कि खेतों के कुत्तों ने उसको हरासा किया। भागते हुए ठोकर लग गई। बीवी के बयान का यकीन करते हुए उसका खाविन तो चुप हो गया, मगर गांव में चारपाई से ठोकर एक कहानी बन गई। कुछ बदजुबानों ने यहां तक कह दिया कि सलीम मासी सोबी की इज्जत खराब करने उसकी चारपाई पर जानबूझकर गिरा था। किसी के मुंह पर कौन हाथ रख सकता है? हालांकि ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि सलीम अपनी मां जैसी उम्र वाली औरत के साथ बदनीयती का सोचेगा। इन हालात की वजह से अब्बा मजबूर हो गए कि वो अपने इस गांव को खैरबाद कहें, जहां उनके आबाओ अजदाद की कब्रें थीं। मेरे वालिद यहां पैदा हुए, पले बढ़े, औलाद वाले हो गए थे। हम लोग भी इसी जगह पैदा हुए थे। हमको अपने गांव से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मजबूरी थी। गांव ना छोड़ते तो कल जाने क्या हो जाता, क्योंकि गांव में अगर एक बार किसी की इज्जत खराब हो जाए तो फिर लोग उसको मशकूक जान लेते हैं और उस पर एतबार नहीं करते। हमारा घर बार छोटा, खेत खलियान ओने पोने अब्बा ने बेच दिए। फिर हम वहां से कूच करके मामू वाले गांव में जाकर आबाद हो गए। जिस रोज हम जा रहे थे, सबूर अपने दरवाजे में खड़ी झांक रही थी। वो बड़ी हसरत और दुख से हमें जाते देख रही थी। उस वक्त भाई के चेहरे पर भी अफसुर्दगी थी। काश सबूर बीबी को अकल होती तो हमको अपना गांव ना छोड़ना पड़ता। दिल की लगी है ही ऐसी चीज कि इसमें अकल जाती रहती है। आज भी अपने गांव के दरख्तों की ठंडी छांव और अपना घर बार याद आता है तो दिल को ठेस ही लगती है। एक हमजोली से सुना था कि सबूर ने शादी नहीं की। घर वाले मार कर प्यार से हर तरह से उसे समझा कर देख चुके हैं, लेकिन वो अभी तक मेरे भाई की याद में जी रही है। सलीम वापस दुबई चला गया। वक्त के साथ मजीद तरक्की की, वहीं शादी भी हो गई और अम्मी अब्बू को बुला लिया है। मेरी शादी करके अब सब ऐसे वतन से दूर हो गए हैं कि शायद ही लौट कर आए। जिंदगी ऐसा पलटा खाएगी, कभी सोचा भी ना था। दोस्तों, वैसे देहात की जिंदगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तालीम की कमी की वजह से ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं, क्योंकि अमूमन गांव में स्कूल और कॉलेज ना होने की वजह से अक्सर लोग, खास तौर पर लड़कियां, तालीम से महरूम रहती हैं। इस सारी कहानी का सबक तालीम की अहमियत को उजागर करना था, ना कि किसी को कमतर समझना
या देहाती लोगों की तज़हीक करना हरगिज नहीं था। बेशक तालीम इंसान में शऊर को बेदार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पढ़ा लिखा ऐसा करे तो समझ लो कि तालीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।